जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, निवोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ IGC। एलिमेंट 3 है हमारा आज का, मैनेजिंग रिस्क, अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेस। हमने समझना है लोगों को और प्रोसीजर्स को, प्रोसेसेस को, जो जो ऑन गोइंग होते हैं हमारे वर्क प्लेस साइकिल पे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, छोड़ दो। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर 3.1 एलिमेंट। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर क्या होता है? हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को हम कैसे असेस करेंगे? डेफिनेशन देखते हैं। The safety culture of an organization is the shared attitude, values, belief, and behavior relating to health and safety। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है, आप उसको कैसे असेस कर सकते हो? उसमें आप लोगों का एटीट्यूड देखोगे, उनकी वैल्यूज देखोगे, उनका बिलीफ देखोगे, ठीक है, और उनके बिहेवियर को आप देखोगे। अब जो आपका कल्चर होता है, वो या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या वो नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि उसने यहाँ पे लिखा है, इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, कैसे होगा? नेगेटिव कब होगा, कैसे होगा? ये हम देख लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड परफॉर्मेंस। बात कर रहा है कि रिलेशनशिप क्या है जी बिटवीन कल्चर एंड परफॉर्मेंस का। पॉजिटिव कल्चर क्या है, नेगेटिव कल्चर क्या है? तो हम वन बाय वन एक पॉजिटिव कल्चर की बातें नेगेटिव कल्चर के साथ रिलेट करेंगे। आखिर ऐसा क्या है कि लोग जो है पॉजिटिव कल्चर को जो है क्रिएट कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो नेगेटिव कल्चर को। पीपल थिंक दैट सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। जो पॉजिटिव कल्चर के लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो आपकी सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा अहम है। जबकि नेगेटिव कल्चर के अंदर लॉट्स ऑफ पीपल थिंक सेफ्टी इज ऑफ लो प्रायोरिटी। जो नेगेटिव कल्चर के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि यार जो आपकी सेफ्टी है ना, इसको लो प्रायोरिटी के ऊपर रखना चाहिए। इसकी वजह से ना काम के अंदर दुश्वारी आती है, हर्डल्स पेश आती हैं, हमारे काम की रफ्तार स्लो हो जाती है। जो काम हमने 10 मिनट में करना है वो हमें 50 मिनट लगा के करना पड़ रहा है। तो हमारी जो काम की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई है, स्लो हो गई है। तो नेक्स्ट देखो पॉइंट, सेफ्टी इज कंसिडर्ड इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट के जितने भी डिसीजन, मैनेजमेंट में किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन लेना है रिगार्डिंग एक्टिविटी किसी भी हवाले से, तो मैनेजमेंट जो है वो ये देखती है कि जो सेफ्टी है उसको जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाए। सेफ्टी के मतलब सोचा कि जाए जब भी हमने कोई भी एक्टिविटी कोई भी काम परफॉर्म करना है। सेफ्टी इज नॉट कंसिडर्ड इन डिसीजन मेकिंग एट एनी लेवल। जो आपकी सेफ्टी है ना वो जब भी कोई डिसीजन मेकिंग की जाएगी किसी भी लेवल के ऊपर, तो वो सेफ्टी को कंसीडर नहीं करेंगे। कौन लोग नहीं करेंगे? नेगेटिव कल्चर के लोग। उनकी माइंड के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर उनके जस्ट काम होगा कि यार बस हमारा काम हो जाए, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हमारा काम हो सकता है हम अपना काम को वाइंड अप करें। ठीक है। फिर देखो थर्ड पॉइंट, पीपल वर्क सेफली बिकॉज दे वांट टू, नॉट बिकॉज दे आर टोल्ड टू। जो पॉजिटिव कल्चर के लोग होते हैं वो सेफली काम करना चाहते हैं। उनकी अपनी पर्सनल डिजायर होती है कि यार हम अपना जो काम है वो सेफ एंड साउंड मैनर्स के अंदर करें। हम जो अपना काम है वो अच्छे तरीके से करें, सेफली करें। और वो इसलिए काम कर रहे होते हैं क्योंकि उनका वो अपना एक दिल दिल होता है करने को, ना कि उनको कहा जाता है, उनको ना कि फोर्स किया जाता है। कोई कंडीशन उनके ऊपर इम्पोज नहीं की जाती है कि आप सेफली काम करो। वो खुद से काम करते हैं। जो नेगेटिव कल्चर के लोग होते हैं, पीपल विल ओनली वर्क सेफली इफ दे आर टोल्ड टू। नेगेटिव कल्चर के अंदर लोगों को सिर्फ सिर्फ तब वो काम करेंगे सेफली जब उनको कहा जाएगा, या बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की आप उनको सुपरविजन प्रोवाइड कर रहे होगे, मॉनिटरिंग कर रहे होगे, तो उस सिनेरियो के अंदर जो है वो सेफली काम करेंगे। एंड थिंक दैट दे विल बी कॉट, और वो ये सोचते हैं कि वो पकड़े जाएंगे, एंड पनिश इफ दे डोंट, और उनको सजा मिलेगी अगर वो ऐसा नहीं करते हैं। अगर कैसा नहीं करते हैं, अगर वो सिफली काम नहीं करेंगे तो वो ये सोचते हैं कि यार या तो हम, अगर हम सिफली काम नहीं करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे या हमें सजा मिलेगी। ठीक है। फिर देखो जी, फोर्थ पॉइंट, ऑल वर्कर्स आर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पीयर थिंकिंग एंड बिहेवियर। अब जितने भी आपके ऊपर मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग के मामला चल रहे थे, ठीक है, तो जितने भी वर्कर्स हैं वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हैं इस पेयर थिंकिंग से और बिहेवियर से कि यार ये जो हमारी मैनेजमेंट है ये बहुत अच्छा करती है, ये हमारे लिए जो हमारी सेफ्टी का ख्याल रखती है, हमें हर तरह से वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो पॉजिटिव कल्चर के लोग इस तरीके से सोच रहे होते हैं। जो नेगेटिव कल्चर के लोग हैं वो सोचते हैं ऑल वर्कर्स आर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पीयर थिंकिंग एंड बिहेवियर। अब जो उनकी मैनेजमेंट है नेगेटिव कल्चर वालों की, तो वो जो है
जितने भी वर्कर्स हैं वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड हुए हुए हैं कि यार साडा उस्ताद जड़ा है ना वो बहुत काबिल बंदा है, 10 मिनट दे काम मुका देता है। ठीक है, अब उसको उनको ये आइडिया नहीं है, उनके पास इतनी ट्रेनिंग नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन गाइडेंस वगैरह उनको किसी ने नहीं दी कि आपने अपना काम जो करना है वो सिर्फ काम करना नहीं है। फर्स्ट प्रियोरिटी के ऊपर आपने अपनी सेफ्टी को रखना है, देन आफ्टर आपने अपना काम जो है सॉर्ट आउट करना है। हर बंदे को पता है कि जब आप सेफ्टी की इंप्लीमेंटेशन करोगे तो आपकी जो काम की रफ्तार है, जो आपकी स्पीड ऑफ वर्क है, वो आपको ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, बट आपने सेफ्टी को फिर भी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखना है। अब देखो जी, इंडिकेटर यूज्ड टू असेस कल्चर। इंडिकेटर ऐसे कौन से इंडिकेटर हैं जिनको हम असेस करते हुए कल्चर को भांप सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, कौन से हैं जी? एक्सीडेंट एंड द स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पहला पॉइंट वो हमें दे रहा है एक्सीडेंट, अगर किसी वर्क प्लेस साइट के ऊपर कोई हादसा रूनुमा होता है और उस हादसा रूनुमा होने के बाद वहां पे किस स्टैंडर्ड की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कल्चर को सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पॉजिटिव कल्चर होगा तो पहली बात तो ये वहाँ पे एक्सीडेंट की रेशियो बहुत कम होगी। सेकेंड थिंग, सिकनेस रेट की बात कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी वर्कप्लेस साइड का कल्चर अच्छा होगा, पॉजिटिव कल्चर होगा, हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर की वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही होगी, तो वहाँ पे सिकनेस रेशो भी कम होगी, लोग वहाँ पे एब्सेंटिज्म नहीं होंगे। स्टाफ टर्न ओवर रेशो आपकी होती है कि लोगों का किसी भी कंपनी को छोड़ के चले जाना। वर्कर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, 2-2 महीने हो गए हैं, 3-3 महीने हो गए हैं, खुराक अच्छी नहीं है, अकोमोडेशन जो आपको प्रोवाइड की गई है वो अच्छी नहीं है, या आप जिस बस के अंदर ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे वर्कर्स और जो मैनेजमेंट है वो जो है ना एक ही बस के अंदर सेम सीट्स के ऊपर बैठ के ट्रैवलिंग कर रही है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को आप असेस करते हुए अंदाज़ा लगा सकते हो स्टाफ टर्नओवर रेशो जो है वो आपके इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए चल रहा होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट देखो, कंप्लायंस विद सेफ्टी रूल्स। कंप्लायंस विद सेफ्टी रूल्स, जो सेफ्टी रूल्स बना के दिए गए हैं, बनाए गए हैं आप लोगों की सेफ्टी के लिए, क्या आप लोग उसकी कंप्लायंस कर रहे हो, उसको फॉलो करते हो, उसकी तामील करते हो कि नहीं करते हो? फिर वर्कर कंप्लेंट्स अबाउट कंडीशन। किसी भी तरह की कंडीशन आ गई है, पीने को ठंडा पानी नहीं है, जून की मरने वाली गर्मी है और पीने के लिए ठंडा पानी नहीं है, तो वर्कर्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमें जो है आपने पीने को ठंडा पानी देना है। ठीक है, किसी भी तरह की कंप्लेंट है, 3 महीने हो गए, सैलरी नहीं मिल रही, कंप्लेंट आ गई है। वर्कर्स की पीपीज डैमेज हो गई है, उनको रिप्लेसमेंट कोई नहीं करके दे रहा, कंप्लेंट आ गई है। किसी भी तरह की अगर कोई भी कंप्लेंट है और अगर वो सॉर्ट आउट नहीं की जा रही है, तो इट्स मीन दैट दे आर प्रमोटिंग नेगेटिव कल्चर। ठीक है, अगर वो उसको सॉर्ट आउट करते हैं, इट्स मीन दैट दे आर प्रमोटिंग पॉजिटिव कल्चर। तो इस तरीके से हम असेस कर सकते हैं किसको, कल्चर को, इधर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब देखो जी, इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स। पीयर्स बेसिकली क्या होते हैं? सिंडिकेट, अगर आपको आइडिया है कि सिंडिकेट्स क्या होते हैं, पीयर्स बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। आपके जिस तरीके से ये गवर्नमेंट की इदारे होते हैं, इनके अंदर यूनियन के सदर होते हैं। ठीक है, सदर ने जो कह दिया, नीचे 1,000 वर्कर है, उसने सदर की बात माननी है, 500 वर्कर है, वट एवर की जितना भी फिगर है नीचे, वो उसने यूनियन का जो सदर है उसकी बात माननी है। तो इस तरीके से आपके मैनेजमेंट के अंदर टॉप मैनेजमेंट के कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से इन्फ्लुएंस इंसर्ट होता है लोगों के ऊपर, आपकी लो मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, पुट पीपल टुगेदर इन ग्रुप्स। आपने क्या करना है, लोगों को इकट्ठा रखना है, इंटरेक्शन अक्कर। फर्स्ट पॉइंट कि उनके दरमियान क्या होगा, एक इंटरेक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, एक इंटरेक्शन अक्कर होगा। फिर इन्फ्लुएंस इज एक्सर्टेड, अब उनका जो असर है वो मुरतब होगा। ठीक है, हायरार्की फॉर्म्स नोन एज पेक्टिंग ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर है आप उसको हायरार्की फॉर्म्स के से मुराद ये कि आपको वो एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा है कि आपने अपना एक पार्सल है उसको पैक करना है, तो स्टेप बाय सीक्वेंस वाइज डू द जॉब। आप अपनी सीक्वेंस वाइज किस तरीके से जॉब को परफॉर्म करोगे, या इसकी नॉर्मल और सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने किसी भी गाड़ी का टायर रिमूव करना है, आप गाड़ी चला के जा रहे हो, आपका जो है जो टायर है वो पंचर हो गया, तो आपने उसको रिमूव करना है, तो आप उसको कैसे रिमूव करोगे? ठीक है, वो एक हायरार्की है। बाकी इधर आगे आगे जाके आपको रिस्क कंट्रोल की हायरार्की भी आएगी, मैं उसके मुतालिक भी आपको बता देता हूँ आगे चल के। नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर आर एस्टेब्लिश, पीयर ग्रुप प्रेशर इज एक्सर्टेड, गुड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। पीयर ग्रुप प्रेशर कैन बी हार्नेस टू एनकरेज गुड सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। अब ये जो आपका पीयर ग्रुप का जो प्रेशर है, ये जो पीयर ग्रुप है, ठीक है,
ये पॉजिटिवली भी हो सकता है और नेगेटिवली भी हो सकता है। अगर यही भी प्रेशर आपको कहे कि आपने सेफ्टी से काम करना है, सेफली काम करना है, तो ये प्रमोट कर रहे हैं पॉजिटिव कल्चर को। अगर यही प्रेशर पीयर ग्रुप जो है आपको प्रेशराइज कर रहा है कि आपने बस अपना काम को एज सुन एज पॉसिबल वाइंड अप करना है, तो इट्स मीन दैट दे आर प्रमोटिंग नेगेटिव कल्चर। ठीक है, ग्रुप एक्सरसाइज छोड़ दो। नेक्स्ट देखो जी, एलिमेंट हमारा 3.2, इंप्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। कि आप कैसे हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को बेहतर कर सकते हो, ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, कौन कौन सी चीजें होंगी जिनको आप मद्देनजर रखते हुए अपने कल्चर को बेहतर कर सकते हो। सीनियर आपको बता रहा है जी, सीनियर मैनेजमेंट सेट पॉलिसी, कोई नई बात नहीं कर रहा। दे आल्सो सेट प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स। दे मस्ट इंस्पायर एंड मोटिवेट। देयर लीडरशिप कैस्केड थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। विजिबल लीडरशिप होनी चाहिए। बिहेविंग सेफली। अब विजिबल लीडरशिप के अंदर उसने उसकी सब कैटेगरीज दी हैं कि मजीद उसमें क्या आना चाहिए। बिहेविंग सेफली, इन्वॉल्वमेंट इन सेफ्टी मीटिंग्स, डूइंग सेफ्टी टूर एंड ऑडिट्स, promoting changes to improve safety, enforcing rules through use of discipline। ठीक है, ये मैनेजमेंट की कमिटमेंट एंड लीडरशिप के मुतालिक बता रहा है। ठीक है, कॉम्पिटेंट वर्कर की बात कर रहा है। कॉम्पिटेंट वर्कर की मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बात की थी। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, अ पर्सन हैज स्पेसिफिक नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, या स्किल कह लो आप, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, आप कॉम्पिटेंट पर्सन इज समवन हु हैज सफिशिएंट, क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए उसके पास काफी हद तक, स्किल्स होना चाहिए अपनी जो भी उसकी जॉब है, जो उसकी डेजिग्नेशन है, जो भी उसका जॉब टाइटल है, उसके अकॉर्डिंगली उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड नॉलेज होना चाहिए उसके पास। एंड परहैप्स अदर एट्रीब्यूट such as attitude or physical ability to be able to carry out their job safely। इसके अलावा उसके पास उसका एटीट्यूड और उसकी फिजिकल जो एबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा क्या करती है, मैटर करती है। ठीक है, फिर ग्रुप एक्सरसाइज दे रहा है हमें, ये चीजें भी आगे चल के हम देखते हैं सारी की सारी। हाँ जी, देखें जी, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या है। वर्बल मतलब जबानी कलामी, जबानी कलामी जो हम गुफ्तगू करते हैं। ठीक है, उसके बेनिफिट क्या है जी, पर्सनल होगी, क्विक, डायरेक्ट होगी, चेकिंग अंडरस्टैंडिंग, फीडबैक आपको मिलेगा, शेयर व्यूज मिलेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन, बॉडी लैंग्वेज। पर्सनल मतलब दो लोगों के दरमियान होगी, कोई बड़ी जल्दी जो है वो बात कर सकते हो, डायरेक्ट है, दो बदो हम सामने खड़े में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और चेक अंडरस्टैंडिंग, आप एक दूसरे को बड़े अच्छे से समझ सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, अपने व्यूज जो है शेयर कर सकते हो। और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है या बॉडी लैंग्वेज है, कोई भी इस तरह की चीजें हैं, तो वो आप जो है उसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, लैंग्वेज बैरियर। अब लैंग्वेज बैरियर क्या है जी, मैं लेट्स सपोज मुल्तान में रहता हूँ, और मैं चला जाता हूँ झंग। अब यहाँ मुल्तान के अंदर लोग सराइकी बोलते हैं, झंग के अंदर लोग भी सराइकी बोलते हैं, लेकिन जो आपका एक्सेंट है उसके अंदर काफी सारा डिफरेंस आ जाएगा। डायलेक्ट जो है आपकी मे बी वही हो, बट एक्सेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हो सकता है कुछ इस तरीके की बातें हो जिनका मुझे पता ना हो। ठीक है, तो उनकी वजह से कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा, लैंग्वेज का एक बैरियर आ जाएगा। फिर जैरगन्स, जैरगन्स मतलब जैरगन्स को आप समझ लो कोड वर्डिंग। ठीक है, जिस तरीके से दो लोग बैठे हुए हैं और उनके साथ साथ 8 लोग हैं, तो वो जस्ट अपनी कोड वर्डिंग के अंदर अपने अपनी जैरगन से, अपनी सरगोशियों से, अपने इशारों से जो है दूसरे नेक्स्ट पर्सन को इशारा करके वो बात समझा देगा। बाकी बंदे अगर देख भी लेंगे तो उनको उस इशारे की समझ में नहीं लगेगी कि ये आखिर कहना क्या चाह रहा है, लेकिन जो आपका नेक्स्ट पर्सन है आप उसको वो बात समझा सकते हो। ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग एक्सेंट डायलेक्ट, आपका लहजा ऑलरेडी मैंने बताया, लैंग्वेज बैरियर के अंदर आपका स्ट्रॉन्ग एक्सेंट और जो आपकी डायलेक्ट है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। फिर सेम लाइक दैट बैकग्राउंड के ऊपर नॉइस है बहुत ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, वो भी मैटर करेगी। फिर पुअर हेयरिंग है, समाज जो है वो कमजोर है, जिस तरीके से आपने देखे होंगे लोगों के अंदर लोगों ने एयर्स के अंदर जो है ना वो स्पीकर्स लगाए हुए होते हैं, क्योंकि उनको बहुत कम सुनता है। फिर एम्बिगिटी की बात कर रहा है। फिर देखो जी आगे मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, फॉरगेटिंग इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, पुअर क्वालिटी है टेलीफोन, और पी है। फॉरगेटिंग इन्फॉर्मेशन, मिसिंग इन्फॉर्मेशन, आप किसी से अक्सर कोई बात कर रहे हो तो अक्सर आपको क्या होता है जी, आप कहते हो यार ओहो मैं तो भूल गया, वो बात तो मैंने से की नहीं। तो इस तरीके से जो है आप अपनी चीजें वगैरह भूल भी सकते हो। तो ये क्या है, ये इसके नुकसान है, लिमिटेशन है। अब वो बात कर रहा है रिटर्न कम्युनिकेशन की, कि रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होती है।
देखो जी, रिटर्न कम्युनिकेशन के फायदे क्या है कि एक तो ये परमानेंट रिकॉर्ड बन जाएगा। क्या? इसका एक रिकॉर्ड बन जाएगा। दूसरा, कोई रेफरेंस आप उसमें ऐड कर सकते हो, और कैन बी रिटन केयरफुली फॉर क्लैरिटी। अब आपने सिंपल प्रिसाइज वर्ड्स का, टू द पॉइंट वर्ड्स के अंदर अपनी बात को लिखना है ताकि हर किसी को समझने में आसानी हो। ठीक है। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिवली चीप। वसी पैमाने पर इसको तकसीम करने के लिए हमें ये क्या पड़ती है, चीप पड़ती है, चीपली है। फिर लिमिटेशन इनटेक्ट है जी, टाइम टेकिंग है, जैर्गन या एब्रीविएशन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, नेक्स्ट पर्सन नहीं जानता। इम्पर्सनल है, एम्बिगियस है, मे नॉट बी रीड, हो सकता है आप पढ़ ही ना जा सके। लैंग्वेज बैरियर दोबारा से, रेसिपिएंट में नॉट बी एबल टू रीड, अब जिसको आपने भेजे हो सकता है वही ना पढ़ सके। नो इमीडिएट फीडबैक, कोई आपको फीडबैक नहीं दे सकता फौरी तौर पे। तो ये थे जी हमारे रिटन कम्युनिकेशन के मेथड। रिटन कम्युनिकेशन। अब आगे देखो जी, ग्राफिक कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। बेनिफिट, फायदा क्या जी, आई कैचिंग है, विजुअल है, क्विक टू इंटरप्रेट, जल्दी से आप इसकी तशरीह कर सकते हो। नो लैंग्वेज बैरियर, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, जैर्गन फ्री है। कन्वे अ मैसेज टू अ वाइड ऑडियंस, वसी पैमाने पर आप जो है लोगों को बता सकते हो थ्रू ग्राफिक कम्युनिकेशन। ठीक है। अब लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, सिंपल मैसेज होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, मे नॉट बी लुक्ड एट, हो सकता है आपने इस तरह की प्लेस पे लगाए हो कि कोई उसको देख ना सकता हो। ठीक है। सिंबल्स और पिक्टोग्राम में भी अननोन, हो सकता है कि इस तरह की सिंबल्स या पिक्टोग्राम का यूज किया गया हो जिसके मतलब हमें पता ना हो। कोई फीडबैक नहीं दे सकते, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। इम्पेयर्ड विजन, आंधी है, बारिश है, तूफान है, सर्दी है, गर्मी है, धूप है, छाँव है, तो उसकी वजह से जो आपका ग्राफ है उसका जो विजन है वो भी क्या हो सकता है, इम्पेयर्ड हो सकता है। ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग मेथड्स की बात कर रहा है। नोटिस बोर्ड, पोस्टर्स एंड वीडियोस, डिजिटल मीडिया, टूल बॉक्स टॉक, मेमोज एंड ईमेल्स एंड वर्कर हैंडबुक। ब्रॉडकास्टिंग के हमारे पास जो है ये कुछ मेथड्स हैं। इन मेथड्स को हम यूज करते हुए ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। ठीक है। सेफ्टी पोस्टर्स के क्या जो है ना वो बता रहा है कि प्रोपेगेंडा क्या है जी, इसके फायदे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे। अभी हम ऑलरेडी देख के आ रहे हैं। इसमें सामने पिक्टोग्राम भी आपको दिया है। नो स्मोकिंग का साइन बोर्ड लगा हुआ, बट फिर भी वहाँ पे स्मोकिंग हो रही है। यहाँ पे स्पिलेज ऑफ वाटर हुआ, फिर भी यहाँ पे कोई स्पिलेज का साइन नहीं है। वो मैडम लेटर का इस्तेमाल करते हुए ओवर रीचिंग कर रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखो जी, कॉपरेशन एंड कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसल्टिंग एंड इन्फॉर्मिंग वर्कर्स? क्या डिफरेंस है अगर हम वर्कर्स को इन्फॉर्म करेंगे या उनके साथ कंसल्टिंग करेंगे? देखो जी, कॉपरेशन एंड कंसल्टेशन। कंसल्टिंग, टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। टू वे ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या है जी, ये एक्सचेंज है, और ओपिनियन का, राय का, किन के दरमियान, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान। ठीक है। इन्फॉर्मिंग क्या है जी, वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉय। वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से एज्यूम कर लो कि लाइक फौजी ने, ब्रिगेडियर ने, कर्नल ने, मेजर ने, किसी भी हाई कमांड के पोस्ट ऑफिसर ने लो कैटेगरी के वर्कर को इंफॉर्मेशन दी किसी तरह की, उसने सलूट मारते हुए सर करके उसने चले जाना। उसने ये नहीं कहना कि सर क्यों, कैसे, कब, कितने बजे। नो मोर क्रॉस क्वेश्चन। ठीक है। जस्ट डू एज डायरेक्टेड। अब देखो जी, टिपिकल इश्यूज टू कंसल्ट ऑन। कंसल्ट करने के लिए हमारे पास कुछ टिपिकल इश्यूज हैं, हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेजर्स अफेक्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू एडवाइजर्स, आप एडवाइजर्स को, न्यू एडवाइजर्स को क्या कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग प्लान्स के मुतालिक आप जो है ना कंसल्ट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी है, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आ गया, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स वगैरह आ गए, तो आप उनका इंट्रोडक्शन जो है वो भी कर सकते हो। फिर मेथड ऑफ कंसल्टेशन, डायरेक्ट कंसल्टेशन के अंदर बात कर रहा है एम्प्लॉयर टास्क टू ईच वर्कर एंड रिजॉल्व इश्यूज। जो एम्प्लॉयर है वो हर एक वर्कर, इंडिविजुअल पर्सन के साथ बात करेगा और उनके इश्यूज जितने भी हैं उनको सॉर्ट आउट करेगा, रिजॉल्व करेगा। थ्रू वर्कर रिप्रेजेंटेटिव, अब थ्रू वर्कर रिप्रेजेंटेटिव मैं आपको ऑलरेडी बता के हूँ, सिंडिकेट्स होते हैं आपके, जो पीयर ग्रुप बने हुए होते हैं, यूनियन के सदर होते हैं, उनके थ्रू। कमेटी इज फॉर्म्ड टू रिप्रेजेंट वर्कर, कमेटी बनाई जाती है वर्कर्स को प्रेजेंट करने के लिए। फिर रेगुलर मीटिंग टू डिस्कस एंड रिजॉल्व इशूज, फिर रेगुलर बेसिस के ऊपर आपकी मीटिंग्स होती हैं जिसमें आप डिस्कशन करते हो इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। मेंबर मे हैव राइट्स इन लॉ, और ये जो मेंबर्स होते हैं इनका क्या होता है, राइट होता है, जिसके अंदर, कानून के अंदर।
ठीक है, फिर दोबारा ग्रुप से व्हाट मेक्स एन इफेक्टिव कमेटी आगे आएगा, देखो जी। हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी फॉरम की बात कर रहा है। इफेक्टिव कमेटी विल डिपेंड ऑन, इफेक्टिव जो कमेटी है वो डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? हु इज ऑन द कमेटी, कमेटी के अंदर कौन है। हाउ ऑफन द कमेटी मीट्स, फिर ये जो कमेटी है ये कब कब मिलती है। हु विल एक्ट एज चेयरपर्सन, इस कमेटी का चेयरपर्सन कौन होगा। वट अथॉरिटी द कमेटी विल हैव, इस कमेटी के पास क्या अथॉरिटी होगी। वट विल बी डिस्कस, क्या जो है डिस्कशन की जाएगी इस मीटिंग के अंदर या इस कमेटी के अंदर। ठीक है, आगे देखो जी। हाउ द डिस्कशन विल बी रिकॉर्डेड, ये जितनी भी डिस्कशन होगी हमारी कमेटी की, ये कैसे रिकॉर्ड की जाएगी। हाउ इश्यूज विल बी फॉलोड अप, जितने भी मसले मसाइल होंगे आप उनको कैसे फॉलो अप करोगे। ठीक है, अब इश्यूज दैट में बी कंसिडर्ड, कौन कौन से इश्यूज हैं जो कंसिडर्ड किए जाते हैं। कौन कौन से इश्यूज हैं देखते हैं जी। स्टडीज ऑफ स्टूडेंट, स्टडीज ऑफ एक्सीडेंट एंड डिजीज स्टैटिक्स, कि आपने स्टडी करनी है एक्सीडेंट्स की एंड डिजीज की स्टेटस की। ठीक है, कौन कौन सी बीमारियां हमारी वर्क प्लेस साइट के ऊपर जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे रूनुमा हो सकती हैं। हमने उनके स्टैटिक्स देखने हैं। फिर रिव्यू ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम एक्टिव मॉनिटरिंग, फिर आपने रिव्यू करना है रिपोर्ट्स को जो आपको एक्टिव मॉनिटरिंग के थ्रू मिल रही हैं। एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट्स, आपने मुशाहिदा करना है जी जितनी भी हमारी ऑडिट्स हुए हैं, सेफ्टी का ऑडिट हुआ है यहाँ पे, उनकी रिपोर्ट्स का आपने मुशाहिदा करना है। कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एचएससी, आपने कंसिडरेशन करनी है रिपोर्ट्स की एंड और इंफॉर्मेशन जो आपने एचएससी से हासिल की। ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड बाय सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी सेफ्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी तरफ से जितनी भी रिपोर्ट सबमिट की गई हैं आपने उनको कंसिडर करना है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन शीट की बात करें, अगर आप भाइयों में से किसी ने ऑलरेडी बाहर काम किया हुआ है तो। प्रोवाइड असिस्टेंस इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीजर्स एंड पॉलिसी, और आपने मुहैया करना है, रसाई हासिल करनी है इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीजर्स, जितने भी प्रोसीजर्स हैं उनको डेवलप करना है, और पॉलिसी को हम ये इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने अपनी कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करनी होती है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, पॉलिसीज वगैरह, रिस्क असेसमेंट वगैरह, आपने कोशिश करनी है आपने इनको रेगुलर रिव्यू करना है, ताकि जितने भी कोई मिस कोई लूप होल्स हो, कोई इश्यूज हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, ताकि हम उनको सॉर्ट आउट कर सकें। मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग, हमने मॉनिटर करना है ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को। फिर मॉनिटर एंड इम्प्रूव सेफ्टी कम्युनिकेशन, हमने मॉनिटर करना है और बेहतर करना है सेफ्टी कम्युनिकेशंस को। ठीक है, ट्रेनिंग की बात कर रहा है, देखो भाई ट्रेनिंग होती क्या है। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग इज द प्लान्ड फॉर्मल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड प्रैक्टिसिंग नॉलेज एंड स्किल इन रिलेटिवली सेफ एनवायरनमेंट। ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है जब भी कोई भी बंदा किसी भी ट्रेड का, किसी कोई भी वर्कर कैटेगरी का ही बंदा क्यों ना हो, जब भी आप बाहर जाओगे तो देखो हमारे मुल्क के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स भी हैं, वो एक अलग बात है कि हम कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। बट आप जब आप बाहर की दुनिया में जाते हो तो वहां पे जाके आपको रूल्स रेगुलेशन कंप्लाई करने पड़ते हैं, क्योंकि एक तो आपको नेक्स्ट कंट्री का जो है रूल्स रेगुलेशंस जो है उनके मुतालिक आइडिया नहीं होता। पहले तो आपको उनको देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, देन आफ्टर आपको कंप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि अब्रॉड कंट्रीज के अंदर जो आपका लॉ है, लेजिस्लेशन है, जो रूल्स बनाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली उनको उनकी कंप्लायंस की जाती है, उनको फॉलो करवाया जाता है। ठीक है, फिर देखो ट्रेनिंग हैज अ ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर, जो ट्रेनिंग है उसका एक ड्रामेटिक इफेक्ट होता है सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर, जो आपका बिहेवियर है उससे। अब किसी भी एक इंसान का बिहेवियर जो है वो सेफ्टी से रिलेटेड नहीं है, बट आपने उसके बिहेवियर को डेवलप करना है सेफ्टी वाली साइड पे, ये सेफली। तो आप किस तरीके से करोगे, आप उसको जितना ज्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविजन आप उसको प्रोवाइड करोगे, गाइडेंस प्रोवाइड करोगे, तो वो आपका उसके ऊपर एक ड्रामेटिक इफेक्ट होगा। ठीक है, और वो उन चीजों की कंप्लायंस भी करेगा। फिर विदाउट ट्रेनिंग वर्कर ट्राई टू डू देयर जॉब बाय, अब बगैर ट्रेनिंग के वर्कर्स जो होते हैं वो कोशिश करते हैं अपनी जॉब क्या वो कैसे कंप्लीट